नमस्कार साथियों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नगरपालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने 129 धारा तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा अध्याय 7 चल रहा था नगरपालिका राज्यों से संबंधित। आज हम इसके आगे 130 से लेकर 140 जो कि इस जो अध्याय है वो इससे आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कुछ साथियों की डिमांड थी कि हमें नोट्स प्रोवाइड कराए जाएं। तो देखो साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मुझे रोज़ नोट्स तैयार करने होते हैं और रोज़ उन्हें पढ़ाना भी होता है। मैं उतना ही नोट्स, जितना मुझे टाइम मिलता है उसमें नोट्स बना पाता हूँ, फिर मैं मुझे खुद की एक पढ़ाई को भी टाइम देता हूँ। तो मैं आपको क्लास के साथ, जैसे आज क्लास खत्म होगी तो उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 140 तक तो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके बाद के नोट्स मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ। जैसे ये चैप्टर कवर होगा उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और अभी ऐसा नहीं है, हमारी एग्ज़ाम थोड़ा डिले ही लग रही है, तो आप इस कंटेंट को लेकर इतना वो नहीं होना है। आप आराम से जो पिछली धारा है उनको अच्छे से कवर करते चलें और आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ है या हमारा कंटेंट पूरा नहीं हुआ है। वो आपको एग्ज़ाम से काफ़ी पहले हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 2 3 रिवीजन आपको अच्छे से करवाऊंगा। इतना अच्छे से हो जाएगा, आपका इस धाराओं के या इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। पार्ट बी की टेंशन आप अपनी तरफ से ख़त्म रखिए। हाँ, पार्ट ए के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जहाँ से भी जैसे भी आप पढ़ पा रहे हो उसे आगे कंटिन्यू रखिए। आशा करेंगे हम भी इसके लिए भी मेहनत करेंगे। पॉलिटी भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास थोड़े कैंडिडेट्स की कमी है और थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, क्योंकि जो साथी हैं प्रवीण जी हैं, उनका भी आज मॉक इंटरव्यू रहा है आरएस में, दोबारा जो हुआ है उनका इसमें। और साथ ही साथ अभी उनको एसआईआर में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उनको वहाँ से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी कारणों की वजह से हम क्लास में कम ध्यान दे पा रहे थे। जैसे हम थोड़ा फ्री होंगे और अच्छे से टाइम आपको दे पाएंगे, और साथ में आपके लिए और भी नई नई चीज़ें हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पर थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना होगा और साथ में हम भी उसके साथ हम आगे से आगे बढ़कर ज़रूर काम करेंगे। आप जो भी चीज़ है उनको अच्छे से रिवाइज करें, बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें। और थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अब, तो वो क्वेश्चंस भी आप बार बार उन्हें सोल्व करें। देखें क्या नई प्रॉब्लम है, कुछ नई चीज़ आती है तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करें। और जो पैटर्न बदल रहा है आरपीएससी का, उस पैटर्न के हिसाब से अपनी पढ़ाई को दिशा दें कि भाई अगर क्वेश्चंस के जो टोन है वो चेंज हो रही है, अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें चेंज आ रहा है, कंटेंट में काफ़ी चेंज आना शुरू हो गया है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा ही लग रहा होगा। जिस हिसाब से लोगों का रेस्पॉन्स है मुझे हमारी क्लास को लेके, तो वो अच्छा लगता है और इससे एक मोटिवेशन ही मिलता है हमें अच्छे से अच्छा आपको देने के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम धारा 130 से स्टार्ट करेंगे। पहले ऊपर की 2 धाराएं मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारी 128 थी वो क्या थी कि कर के लिए बिल प्रस्तुत पेश, मतलब सिंपल है कि गवर्नमेंट आपसे जो भी पैसा वसूल करती है उसके बदले हम आपको रिसीट देती है। जैसे आप दुकान पे जाओगे, किराने की पे किसी भी दुकान पे जाते हो तो आप सामान लेते हो, उसके बदले आप एक बिल लेते हो, ठीक है। तो आपने पैसा दिया, उसका बिल ले रहे हो। उसी तरह आप गवर्नमेंट को पैसा टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हो, तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी, आपको बिल देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बिल पेश किया जाता है कि भाई ये चीज़ है और ये बिल है और इस बिल के बदले आपको पेमेंट जमा कराना होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, चाहे आपका वाटर का बिल आता है, ऐसे ही आता है। तो वैसे ही बात ये है। बिल के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी होती है 129 में लिखा है भाई, टाइम पीरियड लिखा होता है, कितने रुपये जमा कराने वो लिखा जाता है, किसकी आपके किस चीज़ पर टैक्स लगा हुआ उस वो चीज़ के बारे में लिखा जाता है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं देते हो तो आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है वो सारी इसमें लिखी होती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये जो बिल आया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, ज़्यादा बन गया है या कुछ और गड़बड़ है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। कितने टाइम के अंदर करनी है, कैसे करनी है, वो सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई होती है। उसके बाद बात करते हैं आज हम अपनी धारा 130 की। ये होता है मांग का नोटिस। क्या बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, डायरेक्ट याद रखनी है। 130 मांग का नोटिस, 130 मांग का नोटिस याद रखना है, ठीक है। इसके लिए बिल पेश होता है उस तारीख से 15 दिन के भीतर अगर आप पेमेंट नहीं करते। मान लो आपको बिल की दिया गया 15 दिसंबर को और आप 30 दिसंबर तक पेमेंट नहीं करते हो, आपने कोई पेमेंट नहीं किया 30 दिसंबर तक, और तो उस कंडीशन में नगरपालिका या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आपके सामने क्या पेश करता है, मांग का नोटिस जारी करता है कि भाई हमने बिल दिया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो बिल के बारे में ना तो आपने अवगत कराया कि हम पेमेंट नहीं देंगे या फिर कुछ और चीज़, आपने पेमेंट नहीं किया है। तो इसके बाद क्या करती है नगरपालिका, काम पे आती है, उसके द्वारा या तो खुद या उसके द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो आपके लिए एक मांग का नोटिस जारी करता है, ठीक है। मांग का नोटिस
जारी कर देता है। तो ये समझ में आया मांग के नोटिस के मामले में कि अगर आप बिल पेश करने के 15 दिन के भीतर पेमेंट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ मांग का नोटिस जारी किया जाता है नगर पालिका की ओर से। बात खत्म, इतना याद रखना है 130 के अंदर। फिर आ जाता है 131। ये क्या कहता है कि किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो वारंट कब होगा, जब मांग का नोटिस जारी प्राप्त हुआ, मान लो आपको उस तारीख से 15 दिन, अगले 15 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आप क्या घोषित कर दिए जाओगे, डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट। क्या आप पेमेंट नहीं दे रहे तो बैंक नहीं करती, डिफॉल्टर घोषित कर देती है या एनपीए घोषित कर देती है अपने लोन्स को। वैसे यहाँ पर अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं दोगे तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। कितने दिन में किया, देखो पहले तो हमने बिल पेश किया, बिल के बाद अगर 15 दिन तक पेमेंट नहीं दिया तो आपको मांग का नोटिस जारी कर दिया। अगर आप मांग के नोटिस के बाद 15 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, और वारंट जब जारी हो जाता है तो आप पेमेंट के डिफॉल्टर कहला जाते हो। क्या कहलाओगे, डिफॉल्टर कहलाओगे। आ गया समझ में। तो बिल पेश होने के 30 दिन के भीतर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, 15 ये वाले और 15 ये वाले। आगे समझ में। तो डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिए जाओगे और आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। वारंट जारी करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने अब पेमेंट नहीं किया तो संपत्ति आपकी कुर्क कर ली जाएगी या फिर बेच दी जाएगी, और उससे जो पैसा वसूल होगा उससे गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूल कर लेगी। ठीक है, तो क्या बात है इसमें, क्या पढ़ा अपने 131 में, सिंपल कि मांग का नोटिस जब प्राप्त हुआ आपको तो उसके 15 दिन के भीतर ना तो आप पेमेंट जमा करा रहे हो, ना पेमेंट जमा ना कराने का कोई कारण बता रहे हो, ना ही आप अपील कर रहे हो। कौन सी धारा के तहत अपील पढ़ के आए थे अपन, 121 में पढ़ाई थी अपन ने, वापिस दिखा देता हूँ आपको। देखो ये थी 121, कराधान से संबंधित अपीलें पड़ी थी। अगर कर में कोई भी चेंज करना हो, सॉरी कर निर्धारण से संबंधित कोई बात हो, या कर में चेंज से कोई संबंधित बात हो, या फिर ये देखो मांग के नोटिस से संबंधित कोई भी अगर आपको अपील करनी है तो किसके तहत करोगे, 121 के तहत करोगे। आगे समझ में, रिवाइंड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 131 ये हो गया, अपील हो गई, कारण बता दिया, राशि जमा नहीं करी, तीनों में से कोई कंडीशन नहीं होती है तो फिर वारंट जारी हो जाता है और आपकी संपत्ति कुर्क या विक्रय की जा सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं वारंट केस कैसे तैयार होता है, क्या होता है वारंट में। तो वारंट साइन कौन करता है, तो सीएमओ साहब साइन करते हैं। कौन करेंगे, सीएमओ साहब क्या करेंगे, वारंट को सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं। दो कंडीशन होती है, तो आपके पास चल संपत्ति होती है या फिर अचल संपत्ति। देखो दोनों चीज़ समझनी भी है। इसे चल को जंगम संपत्ति बोलते हैं, अचल को स्थावर संपत्ति बोलते हैं। जंगम और स्थावर ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। चल संपत्ति जैसे कि आपकी गाड़ी है, सोना है, पैसा है, ये सब क्या है, चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जैसे आपकी ज़मीन है, अचल संपत्ति है, कहीं नहीं जाने वाली, आपकी परमानेंटली रहने वाली, मकान है आपका, ये क्या है, अचल संपत्ति। स्थावर जो स्थिर रहेगी हमेशा, जंगम जो चलती रहती है, इधर टूट फाट भी हो जाएगी, गायब भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, वो हो जाती है जंगम संपत्ति। ये समझ में आती है सबको। ठीक है, देखो अगर चल संपत्ति और अचल संपत्ति का मामला है तो दोनों के लिए वारंट का सिस्टम अलग अलग रहता है। देखो वारंट अगर चल संपत्ति है तो जारी करेगा सीएमओ साहब, अगर अचल संपत्ति है तो उसके लिए हायर अथॉरिटी यानी नगर पालिका के पास जाना पड़ता है। नगर पालिका जाके क्या करती है, नगर पालिका वारंट को, ये सॉरी अचल संपत्ति के लिए वारंट जारी करती है। ठीक है, और जो चल संपत्ति है उसको 5th अनुसूची के प्रारूप में इसका वारंट बनाया जाता है, जबकि अचल संपत्ति का जो प्रारूप है वो जो विहित किया गया है, जो नगर पालिका खुद के हिसाब से सेट कर रखी होती है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, और फिर अगली बात, अगर 3 वर्ष तक वारंट जारी कर दिया गया तो ठीक, अगर 3 वर्ष तक वारंट जारी नहीं किया जाता है उसके बाद जो ये पेमेंट है, भाई मान लो आज कोई गड़बड़ हुई और 3 वर्ष वारंट जारी किया और 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष तक मतलब कोई भी गड़बड़ हुई, मतलब ये पेमेंट नहीं दिया, ये बिल हो गया, पेमेंट वगैरह नहीं दिया और 3 वर्ष तक नगर पालिका के ध्यान में भी नहीं रहा और नगर पालिका ने 3 वर्ष तक क्या किया, वारंट जारी ही नहीं किया, वारंट जारी नहीं किया, तो इसके बाद आप वारंट जारी कर भी नहीं सकते। 3 वर्ष के बाद आपको फिर क्या करना होता है, जो पेमेंट है वो राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करना होगा। आई समझ में, मतलब आप वारंट जारी करके संपत्ति कुर्क वगैरह विक्रय नहीं कर पाओगे, आपको उसे एज ए राजस्व के बकाया, मतलब आप जैसे रेवेन्यू बाकी रह जाता है तो उस हिसाब से इसको वसूल करना पड़ेगा। और 3 वर्ष से पहले अगर आप वारंट जारी कर सकते हो, वारंट जारी करके संपत्ति कुर्क वगैरह करने वाला आप जो सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे। लेकिन अगर 3 वर्ष तक आपने लापरवाही बरती नगर पालिका ने और वो ऐसा नहीं करती है तो उसके बाद उसे राजस्व के बकाये के रूप में ये राशि वसूलनी होती है। ठीक है, फिर आ जाती है संपत्ति की बात। अगर संपत्ति नगर पालिका के भीतर है तो क्या होगा, और संपत्ति नगर पालिका के बाहर है उसकी डिफॉल्टर की तो क्या होगा। अगर डिफॉल्टर की संपत्ति नगर पालिका के भीतर है तो वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा कि भाई तू संभाल, और तू संभाल के सारे जो सिस्टम है इसको कर, कुर्क कर, संपत्ति कर, कैसे भी कर, अपना खर्चा निकाल और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमें दे देना। ठीक है, फिर नगर पालिका के बाहर है तो अगर नगर पालिका में है तो उस नगर पालिका के सीएम, मान लो नगर पालिका ए का व्यक्ति है और उसके पास नगर पालिका बी की संपत्ति है, तो ये वाला कहेगा इसको कि भाई साहब आप हमको ये
सॉल्यूशन करके दो, ये संपत्ति करके हमें दे दो। या फिर मान लो नगर पालिका के बाहर में पीआरआई में, मतलब पंचायती राज सिस्टम है वहाँ पे, और वहाँ पर उसकी ज़मीन है, तो उस मामले में वहाँ के जो तहसीलदार साहब होंगे उनको ये भेजा जाएगा कि भाई साहब आप हमें संपत्ति कुर्क करके दो। और ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने नीचे वाले को ये काम सौंप भी सकते हैं। भाई उनके पास अगर टाइम नहीं है काम करने के लिए, तो वो अपने जस्ट नीचे वाले बंदे को, अधीनस्थ को, सबॉर्डिनेट्स को वो काम सौंप भी सकते हैं। तो ये हो जाता है 131। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ, वापस समझ में लेते हैं। देखो 130 में तो क्या समझा अपन ने, 130 देखो अपन ने सिंपल समझा 130 के अंदर कि अपन ने बिल पढ़ा। अब हम कोई भी टैक्स लेना होगा तो एक बिल पेश किया जाएगा। अगर बिल पेश करने के 15 दिन के भीतर अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद आपके वहाँ पर मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा, मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। और मांग के नोटिस जारी करने के भीतर के 15 दिन के भीतर ना तो आपने पेमेंट दिया, ना ही कोई अपील की किसके तहत, 121 के तहत, और ना ही कारण बता रहे हो कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहे। अगर तीनों ही सिचुएशन नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट, डीओपी घोषित कर दिया जाएगा, डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया जाएगा। अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है जब आप डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिए जाते हो, तो आपका वारंट जारी होगा। इस पर साइन किसके होते हैं, तो ये एक चीज़ याद रखनी, इस पर साइन हमेशा सीएमओ साहब ही करेंगे। लेकिन दो काम हो सकते हैं, या तो चल संपत्ति का कुर्क की जाएगी या फिर अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। भाई चल संपत्ति को कर सकते हैं या अचल संपत्ति को। अगर छोटी मोटी पेमेंट है तो अचल संपत्ति की तरफ जाएंगे, अगर बड़ा पेमेंट है और उसके बस की नहीं है देना तो फिर चल संपत्ति पर जाएंगे। जैसे इसको उठाएंगे अचल संपत्ति को, और यहाँ पर तो काम कर लेगा सीएमओ साहब खुद ही। भाई सीएमओ साहब वारंट जारी कर देंगे अचल संपत्ति के लिए, और जो 5th अनुसूची है उसके प्रारूप में क्या जारी किया जाएगा, वारंट जारी। जो 5वीं अनुसूची है उसके प्रारूप में वारंट जारी किया जाता है। ओके। और अगर चल संपत्ति है यानी परमानेंट एसेट है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो इसमें नगर पालिका का रोल आ जाता है कि नगर पालिका वारंट जारी करेगी। और वारंट किस प्रारूप में बनाया जाएगा, तो जो नगर पालिका को जचेगा ना, उसके मन में होगा वैसा प्रारूप बना के वो वारंट जारी कर सकती है। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक की। इसके अलावा वारंट, अब मान लो आपको ये गड़बड़ हुए, 3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष तक नगर पालिका ने ध्यान ही नहीं दिया, ना ही वारंट जारी किया, वारंट जारी करना ही भूल गई 3 साल, तो उसके बाद क्या होगा, अगर 3 साल बाद आपको अगर बाद पता चला कि भाई साहब ये तो टैक्स लेना था, अपन ने लिया ही नहीं, ना तो वारंट जारी किया ना कुछ किया, तो उसके बाद आप वारंट जारी नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, फिर जो ये पैसा है जो वसूल करना है, तो वो आप रेवेन्यू के रूप में, बकाया रेवेन्यू के रूप में वसूल करोगे। कैसे, बकाया रेवेन्यू के रूप में उस पेमेंट को वसूल किया जाएगा। आगे बात समझ में। फिर एक कंडीशन और बताई क्या, कि अगर पेमेंट जो उसकी संपत्ति है, जो कुर्क करनी है, कुर्क होने वाली जो संपत्ति है, अगर वो नगर पालिका के भीतर है तो क्या होगा, तो नगर पालिका का एक बंदा उसको पावर दे दी जाएगी और वो उसको कुर्क करवा लेगा। लेकिन अगर नगर पालिका के बाहर की कोई संपत्ति है तब क्या होगा, तो 2 कंडीशन हो सकती है। नगर पालिका के बाहर या तो कोई गांव होगा या कोई दूसरी नगर पालिका यानी शहर होगा। तो शहर होगा तब तो वहाँ का जो सीएमओ साहब है, उन सीएम साहब को बोलेंगे कि भाई साहब आप हमें ये संपत्ति कुर्क करके दे दो। अगर गांव है तो तहसीलदार साहब होंगे, तो तहसीलदार साहब को बोलेंगे भाई साहब आप हमें ये संपत्ति कुर्क करके दे दो। तो जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से उनको ये काम सौंप दिया जाएगा। आगे समझ में। 131 कंप्लीट। आगे चले। ओके, आ जाते हैं 132 में। ये क्या है, वारंट के निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। मान लो अपन ने वारंट भी निकाल दिया और अपने को ऑर्डर मिल चुका है उसकी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, कि भाई साहब जाओ और ये खाली करवा लो और अब अपन नीलामी करेंगे, बेचेंगे। और मान लो वो एंट्री नहीं देने दे रहे आपको घर में, तब क्या होगा, तो आपको देखो बलपूर्वक, बल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पुलिस फोर्स का या फिर किसी भी तरह से बल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन दी हुई है। क्या क्या, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही जा सकते हो, यानी दिन के टाइम में जाओगे, रात के टाइम में ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो सनराइज हो, उसके बाद से लेकर सनसेट तक आप उसके घर में जा सकते हो। फिर खिड़की, दरवाज़ा, इन सबको तोड़कर आप एंट्री कर सकते हो, ये आपको छूट दी गई है। इसके अलावा अगर महिला संबंधित कोई कक्ष है, ऐसा कक्ष है जहाँ पे महिलाएं रहती है, खाना बना रही है, कुछ भी ऐसा है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ जाने से पहले, उसके अंदर घुसने से पहले जबरदन 3 घंटे के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, नोटिस, कि भाई हम यहाँ आने वाले हैं, आपको ये नोटिस दिया रहा है और आप 3 घंटे के अंदर हट सकते हो वहाँ से। अगर वो नहीं हटते हैं उसके बाद आप बल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन है बलपूर्वक प्रवेश से लेकर। तो अगर वारंट का निष्पादन करना है और आपको बलपूर्वक प्रवेश करने की जरूरत है तो आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जाओगे। अगर महिलाओं संबंधित कोई कक्ष है तो वहाँ जाने से पहले आप 3 घंटे पहले नोटिस दोगे,
पहले उन्हें बाहर निकालोगे और उसके बाद ही वहाँ पर जाओगे, ठीक है। और खिड़की दरवाजा वगैरह आप तोड़कर आराम से जा सकते हो। फिर आ जाता है 133। ये क्या है? वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या है, किस तरीके से वारंट को निष्पादित किया जाए, कैसे पूरा किया जाएगा। तो देखो अपन 131 में पढ़ के आए बहुत अच्छे तरीके से कि अगर डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया जाता है तो उसकी जो भी जंगम या स्थावर संपत्ति है, जंगम हो चाहे स्थावर यानी चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, कैसी भी हो, उसकी कुर्की विधिमान्य हो जाएगी। मतलब उस पर कोई कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, वो सही है, प्योर है, क्योंकि वो डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ों की आप कुर्की नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी है? देखो ये अपवाद है कुछ क्या कि एक तो अगर आप कोई उसके बच्चों के, महिलाओं के या उसके खुद के कपड़े हैं, वो नहीं आप कुर्क करोगे, उनको नहीं नीलामी करोगे, उनके बिस्तर उनकी नीलामी नहीं करोगे, उनका खाने बनाने जो खाने संबंधी बर्तन होते हैं, खाद्य, उनके खाने संबंधी जो बर्तन है वो नहीं। आजीविका साधन, मान लो अगर वो किसान है तो उसके बीज है, उसकी मशीनें हैं, जो भी है, उनको आप कोई परेशान नहीं करोगे, मतलब उनकी बिक्री नहीं होगी। अगर मान लो वो कोई मूर्तिकार है या कोई पेंटर है तो उसके जो भी सामान औजार वगैरह है उसकी आप कुर्की नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखो, पेपर में अच्छे से आ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई उनके पहनने के कपड़े, ओढ़ने के बिस्तर, खाना पकाने वगैरह के बर्तन, आजीविका के साधन, अगर किसान है तो उसके बीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो, और शिल्पी है तो उसके औजार वगैरह, वो सारे क्या नहीं हो सकते, कुर्क नहीं किए जा सकते, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम जंगम संपत्ति से संबंधित। अगर जंगम संपत्ति की कुर्की हो रही है, जंगम मतलब अचल संपत्ति की, तो एक चीज़ याद रखना है, मान लो जितनी पेमेंट है उस पेमेंट के हिसाब से ही संपत्ति का वो करना है, नीलामी या कुर्की करनी है। देखो कुर्की अधिकारी कुर्क जंगम संपत्ति की सूची बनाएगा। देखो वसूलनीय राशि के निकटतम अनुपात में, मतलब जैसे कि मान लो 500 रुपये की वसूली करनी है तो ऐसा नहीं है कि उसके 5000 का सामान बेच दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा सामान बेचना है, मान लो 600 का, 800 का, 1000 तक का आप सामान बेच सकते हो 500 की वसूली के अंदर, और उसके बाद अपना खर्चा भी होता है तो वो काटोगे, उसके बाद आप पेमेंट देते हो। तो ये मान लो वसूलने योग्य राशि के निकटतम अनुपात में। ऐसा नहीं है कि आपको करनी 500 की कटो वो है वसूली और आपने 5000 रुपये का सामान बेच दिया उसका, तो ये ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक। अगर आप ऐसा करते हो तो वसूलने राशि के असामान्य से अधिक करते हो तो वारंट हेतु प्राधिकार जो व्यक्ति है वो संपत्ति को पुनः लौटाएगा, जो भी उसने बेचा है उसको वापस खरीदेगा, उसे वापस लौटाएगा और छोटी संपत्ति को बेचेगा। आगे समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप गलत चीज़ नहीं बेच सकते या बहुत ज़्यादा पैसे की सामान नहीं बेच सकते, ठीक। फिर एक चीज़ और है, जो कुर्क अधिकारी है, जो कुर्क करेगा या वारंट अधिकारी है, तो वो क्या करेगा, कुर्क जंगम संपत्ति की सूची बनाता है। जो भी उसकी लिस्ट है ना भाई, ये चीज़ें बेची गई है उसकी एक लिस्ट बनाएगा, और वो किस हिसाब से बनाएगा, तो 6ठी अनुसूची के प्रारूप के हिसाब से बनाएगा। सॉरी, जो भाई जो भी उसने जंगम संपत्ति कुर्क की है उस सारी की एक लिस्ट बना के किस हिसाब से बनाएगा, तो एक प्रारूप दे रखा है कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची। मैंने आपको स्टार्टिंग में याद दिलाया था सारी की सारी अनुसूचियाँ, तो 6ठी अनुसूची के अंदर ये सारी बात लिखी हुई है। इसके अलावा जो अधिकारी है, कुर्क अधिकारी है, वो क्या करता है, डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट को 6ठी अनुसूची के प्रारूप में ही लिखित नोटिस भी जारी करता है कि भाई आपकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, उससे संबंधित जो नोटिस जारी किया जाएगा वो भी 6ठी अनुसूची के प्रारूप में ही किया जाता है। तो यहाँ तक की बात एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कौन से 133 की बात। तो वारंट का निष्पादन करने की रीति, मतलब वारंट को कैसे कैसे लागू किया जाना है। सबसे पहले तो धारा 131 के तहत अगर किसी को डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद जंगम या स्थावर संपत्ति का जो कुर्की है वो आराम से की जा सकती है, उस पर कोई कोर्ट आपको नेगेटिवली कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ों की कुर्की नहीं की जा सकती, कौन कौन से, पहनने के कपड़े, बिस्तर, खाने बनाने के बर्तन, आजीविका के साधन, अगर किसान है तो उसके संबंधित साधन, और शिल्पी है तो उससे संबंधित उसके जो साधन है वो। इसके अलावा जंगम संपत्ति कुर्की करनी है तो एक चीज़ याद रखनी है, निकटतम अनुपात में करनी है। ऐसा नहीं 500 का आइटम, 500 की वसूली में 5000 का आइटम बेच दिया, ये दिमाग में रखना है। ऐसा होता है तो जिसने संपत्ति कुर्क किया, जो वारंट प्राधिकारी है, तो उसको वो संपत्ति पुनः लौटानी पड़ेगी। फिर दूसरी बात, जो कुर्क की गई संपत्ति की सूची है उसकी लिस्ट आप 6ठी अनुसूची के प्रारूप में तैयार करोगे। साथ ही साथ 6ठी अनुसूची के प्रारूप में ही अधिकारी डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट को नोटिस जारी भी करता है, ठीक है। तो ये हो जाती है यहाँ तक की बात। फिर आते हैं स्थावर संपत्ति की कुर्की। कौन सी संपत्ति की? स्थावर संपत्ति की कुर्की। ये क्या होता है? देखो स्थावर संपत्ति तो पता ही है, जो अचल संपत्ति होती है, सॉरी अचल संपत्ति होती है, वो उसे ही कहते हैं। तो डिफॉल्टर है उसकी अगर उस संपत्ति को विक्रय, अंतरण और प्रभावित नहीं करेगा। देखो अगर किसी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, मान लो मुझे गवर्नमेंट क्या कह देती है, भाई सौरभ जी हैं तो सौरभ कुमार गुप्ता जी को क्या करना है, इसको डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया गया, तो मेरे पास जितनी भी संपत्ति है ना उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो होल्ड हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, होल्ड हो सकता है। ना तो मैं संपत्ति को बेच सकता हूँ, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना किसी चीज़ पे प्रभावित, यानी जैसे कि लोन नहीं ले सकता मैं उस चीज़ पे, फिर उस संपत्ति पे। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ें मैं कर ही नहीं पाऊंगा जब मैं डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया जाऊँगा।
कुर्की का ऑर्डर, फिर इसके बाद क्या निकाला जाता है, कुर्की के लिए ऑर्डर निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाए, या तो ढोल बजवा कर, ये तो पुराना ट्रेंड हो गया। आजकल तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक चस्पा चस्पा छपवा देते हैं, एक मतलब नोटिस निकाल के, एक नोटिस निकालते हैं और नोटिस निकालने के बाद ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ दिख सके आराम से। तो ऐसी जगह लगा दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, तो एक तो डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के कार्यालय में, जिला कलेक्टर के कार्यालय पे लगा दिया जाता है, एक नगर पालिका कार्यालय पे लगा दिया जाता है, और एक जहाँ वो संपत्ति है, मान लो मेरा घर पे लगाना है तो मेरे घर के बाहर लगा देंगे, एक भाई साहब कलेक्टर साहब के घर मतलब उसके ऑफिस के बाहर लगा देंगे, और एक नगर पालिका के ऑफिस के बाहर लगा देंगे। 3 जगह ये नोटिस चिपका दिए जाते हैं। यदि संपत्ति राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त करके दे रही है, तो लगाते हैं किसके आगे, जिला कलेक्टर आगे, वरना 2 जगह ही लगेगा। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लेता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरी कोई ज़मीन है, संपत्ति है, और उसको कुर्क कर दिया गया है, तो उससे संबंधित 2 जगह नोटिस लगे, एक तो मेरे संपत्ति के, मेरे घर के आगे, या संपत्ति जहाँ भी है वो उसके आगे, और एक नगर पालिका के यहाँ पे, तो नगर पालिका और मेरे घर के यहाँ पे। अगर मान लो ऐसी कोई जगह है जहाँ से राज्य सरकार को कुछ पेमेंट मतलब पैसा मिल रहा था, पैसा प्राप्ति हो रही थी, राजस्व मिल रहा था उनको, ऐसी संपत्ति कुर्की करनी है, तो 3 काम होंगे फिर। एक तो उस संपत्ति पे लगेगा, एक नगर पालिका पे लगेगा, और एक डीसी जिला कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर भी उसे लगाया जाएगा। ठीक है, 3 जगह लगेगा। फिर कुर्क करने के बाद क्या क्या काम होते हैं, तो कुर्क करने के बाद सीएमओ साहब को लिखित अनुज्ञा के बिना, जैसे मान लो किसी भी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, कुर्क करने का मतलब एक चीज़ और समझा देता हूँ, ठीक है रुक जाओ, आपके दिमाग में ये कुर्की वाला लेके चल रहा होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, कुर्क करना अलग चीज़ होता है और विक्रय करना अलग होता है, विक्रय या नीलामी करना अलग होता है, दोनों चीज़ में फ़र्क होता है, दोनों को सेम नहीं समझ लेना है। ये दोनों चीज़ अच्छे समझा देता हूँ मैं आपको एक बार और। देखो, कुर्क करना क्या होता है, किसी संपत्ति को कुर्क, जैसे सरकार ने एक तरह से लगा दिया, सील लगा दी उस घर के आगे, कुर्क कर दिया, तो मतलब कि कुर्क करने के बाद ऐसा हो जाता है कि आप उस संपत्ति को कहीं किसी को बेच नहीं सकते, कुछ नहीं किया जा सकता उस संपत्ति का एक बार, उसके बाद वो संपत्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। ये अंडर तक ही आई है, अभी तक बिकी नहीं है ये। कुर्क करने के बाद क्या होता है, उसको या तो बेच दिया जाता है, मतलब नीलामी होती है, नीलामी के बाद उसे बेच दिया जाता है अच्छा पैसे मिलने के बाद। आगे समझ में, तो ये 2 ही काम होते हैं, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। नीलामी का और विक्रय का मतलब है बेचना, कुर्क करने का मतलब उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है। बस 2 चीज़ें समझ लेना, अलग अलग है। ऐसा नहीं कुर्क का मतलब लिया और बेच कर दिया, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो अभी तक सिर्फ कुर्क करने की बात चल रही है यहाँ तक, बस संपत्ति कुर्क हो रही है, यानी सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। तो कुर्क संपत्ति का ना तो अंतःकरण किया जा सकता है, ना प्रभार। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो नगर पालिका क्या कर देगी, उसे शून्य घोषित कर देगी। आई समझ में। मान लो सीएमओ साहब लिखित अनुज्ञा, हाँ, अगर सीएमओ साहब बोल दे कि हाँ भाई, इस संपत्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार दे देता है सीएमओ साहब, या उसको प्रभावित करने का, यानी उसके ऊपर प्रभार घोषित करने का अगर अप्रूव कर देता है सीएमओ, तो ये काम किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। थोड़ा टफ चैप्टर है ये, लास्ट में कुछ चीज़ें नहीं है या अपन ने देखी नहीं है, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है, वरना बहुत ईजी है। एक बार वापस रिकेप कराऊंगा मैं, थोड़ा आगे चलते हैं अपन, ठीक है। 134 पे आते हैं। ये क्या है, विशेष मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय। कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हो सकती है कुर्क करने के लिए। इसमें क्या होता है, सिर्फ सामान उठाया, बेचा, काम खत्म। इसमें क्या होता है, देखो, किन संपत्तियों का, जो मान लो अपन ने बंदे से उठाई, मान लो उसके किसी को टैक्स वसूल करना था और उसके पास से अपने को मिली, केले मिले, और अपने को केले ही बेचने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास और आइटम नहीं है ऐसा जो अपन बेच के तो ये पता सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है यार थोड़ी, इस वजह से मैंने कल क्लास भी नहीं ली थी, वरना कल मेरे नोट्स कंप्लीट थे तो मैं कल क्लास लेना चाहता था, पर तबीयत इतनी है कि मेरे को बार बार खांसी आ रही थी, तो मुझे लगा था रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ठीक है, साथी हैं अपने, समझ लेंगे, तो फिर मैं आज क्लास ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, तो थोड़ा सा देख लेना इसको, थोड़ा जुकाम हो गया था यार, ऐसा है। तो ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आप मान लो मैंने केले उठाए, उसकी दुकान, केले की दुकान थी, तो मैंने केले उठा लिए और केले उससे क्या भाई अपने को केले बेच, अब ये पता है कि 4-5 दिन में केले खराब हो जाएंगे अगर मैं उसको नीलामी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर वो खराब होने वाला। और दूसरा मामला मान लो ऐसा है कि उसके पास हाथी था और हमने हाथी उठा लिया उसका। अब ये पता है हाथी भाई साहब खाता बहुत है, उसको कहाँ तक खिलाएंगे, पिलाएंगे, कैसे उसको संभाल करेंगे, कौन रखेगा, उसका खर्चा महंगा हो जाएगा रखना। तो दोनों ही मामले में क्या करते हैं, अगर मान लो उसका रख रखाव महंगा पड़ रहा है और उसको रखने पर अगले कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, जो नगर पालिका है वो फटाफट उसे बेचने का काम करती है। तो क्या होता है, सीएमओ साहब आते हैं, सीएमओ साहब एक विक्रय के आशय का नोटिस निकालते हैं और डिफॉल्टर को पकड़ा देते हैं कि भाई इसको जल्दी बेचना है हमें,
डायरेक्ट मैं आपको बेचना चाहता हूँ तो सीएमओ साहब एक नोटिस देते हैं किसको, डिफॉल्टर को, किस नाम से, विक्रय के आज से, कि हम बेच रहे हैं अभी इसको डायरेक्टली, और उसको बेच दिया जाता है। तो अगर तुरंत नहीं बिकता है तो लोक नीलाम, पब्लिक बिडिंग कर दी जाती है उसकी, पब्लिक में भाई जाते हैं मार्केट में रखते हैं कि भाई साहब लगाओ बोले और ले जाओ, ऐसा भी काम कर दिया जाता है। तो दोनों में से कोई भी काम कर लिया जा सकता है। आगे यहाँ तक की बात समझ में भाई कैसे स्पेशल कंडीशन में नीलामी हो सकती है। ठीक है, फिर अपन ने मान लो सामान बेचा और अपने को 500 की वसूली करनी थी, और बेचने के बाद अपने को 1000 रुपये प्राप्त हुए, और अपना खर्चा आया बेचने में 200 रुपये का। ये समझाता हूँ, मान लो अपने को 500 की तो क्या करनी थी वसूली, 200 रुपये का हमारा आ गया खर्चा, और अपने को नीलामी से कितने मिले, 1000 रुपये नीलामी से मिले या बेचने से मिले, जो भी मिले इतने से मिले। अब अपना ये हो गया, ये हो गया, बचे कितने, 300 रुपये शेष रहेगा ना। देखो ये दोनों पैसे तो डायरेक्टली नगर पालिका अपने पास ले लेगी, भाई साहब अपने वसूली हो गई कंप्लीट, भाई जो राशि लेनी थी वसूली वो 500 की आ गई, समस्त खर्चे 200 रुपये के ये वसूल हो गए। अब बचे कितने, 1000 का सामान बिका था, 300 बच गए, तो ये 300 रुपये क्या चले जाते हैं, नगर पालिका निधि में जमा हो जाते हैं। और नगर पालिका क्या करती है, नोटिस निकाल के डिफॉल्टर को दे देती है कि भाई साहब ये नोटिस पकड़ो, आपके पास आपके 300 रुपये हमारे पास जमा है। अगर ये डिफॉल्टर वो नोटिस ले जाके 1 वर्ष के भीतर दे देता है तो नगर पालिका उसके पेमेंट कर देगी, जो 300 बच रहे हैं ना उसके, तो नगर पालिका से ले जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं ले जाता है, उस 300 रुपये को नहीं ले जाता है, तो वो 1 साल के अंदर तो वो राशि कहाँ से चली जाएगी, वापस नगर पालिका के पास चली जाएगी, और नगर पालिका की होकर रह जाएगी, फिर उसको देने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये वाला मामला ये होता है, कौन सा 134 में क्या पढ़ा अपन ने, कि अगर कोई संपत्ति है और वो स्पेशल कंडीशन ये है कि मतलब अगर वो ख़राब जल्दी हो रही है, उसका मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ रहा है नगर पालिका को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे तुरंत बेचने की तैयारी करती है नगर पालिका। तो सीएमओ साहब डायरेक्टली डिफॉल्टर को एक विक्रय का आश्चर्य का नोटिस देते हैं, उसके बाद बेच दिया जाता है। अगर बिकती नहीं है तो उसकी पब्लिक बिडिंग कर दी जाती है कि भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, फिर जो भी पैसा प्राप्त होता है उसमें से अपना खर्चा और वो जो वसूली करनी है दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। उनमें जो राशि बच जाती है उसको नगर पालिका निधि में डाल दिया जाता है। नगर पालिका निधि में डालने के बाद नोटिस देकर डिफॉल्टर को नोटिस दे देते हैं कि भाई 1 वर्ष के अंदर अपना पैसा ले जाना हमारे यहाँ से, अगर नहीं लेके जाएगा तो तुम्हारा पैसा हमारे पास परमानेंटली रह जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। बात खत्म। आ जाते हैं 135 पर। ये क्या है, नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। भाई अगर नगर पालिका बाहर उसकी कोई संपत्ति है डिफॉल्टर की, तो उसका कैसे होगा, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर रिपीट होगा। देखो जो हमारा वारंट अधिकारी है, जिन्हें वारंट निकाला है, वो मतलब नगर पालिका के बाहर अगर किसी और दूसरी नगर पालिका में है तो वहाँ के उस नगर पालिका के सीएमओ साहब को भेजेगा, या फिर अगर बाहर पीआरआई यानी गांव है कोई, तो उस पीआरआई से संबंधित जो तहसीलदार जी है उसको भेजेगा। और दोनों के पास टाइम नहीं है तो अपने अधीनस्थ व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अपना कार्य डेलीगेट भी कर सकते हैं ये। और ये भाई साहब क्या करेगा, विक्रय का ऑर्डर निकाल देगा। तो भाई साहब इस संपत्ति को कुर्क करो और बेच दो। ठीक है, इसके पास पावर आ गई। इसके बाद क्या होता है, विक्रय मान लो सामान सॉरी जो भी संपत्ति थी या मकान था या जो भी चीज़ थी वो बेच दी गई। उसके बाद क्या करते हैं, तो इस बार खर्चा मेन नगर पालिका को तो आया नहीं, जहाँ पे डिफॉल्टर रहता है उसकी जहाँ संपत्ति है तो वहाँ पर खर्चा है, तो या तो तहसीलदार जी के पास जाएगा वो खर्चा, या सीएमओ साहब के पास जाएगा। ठीक है, तो वसूली में जो भी खर्चा हुआ है वो तो ये रख लेते हैं, और जो जितनी भी राशि मान लो 1000 रुपये की बिकी है सामग्री, उसमें से इनका खर्चा है तो 200 रुपये, तो इन्होंने 200 रुपये तो अपने पास रख लेंगे। बचे कितने, 800, तो ये 800 रुपये किसके पास आ जाते हैं, वारंट अधिकारी के पास आ जाते हैं। और ये 800 आने के बाद क्या करता है, ये 800 में से अपना खर्चा 500 तो निकाल लेगा, मतलब 500 रुपये वसूल करने तो 500 तो ले लिए, बचे कितने, 300। इन 300 को वही सिस्टम कि नगर पालिका निधि में जमा हो जाएंगे, एक नोटिस दे दिया जाएगा। अगर नोटिस के 1 साल के भीतर अगर वो पेमेंट लेकर नहीं जाता डिफॉल्टर, तो वह नगर पालिका के पास ही रह जाते हैं, और 1 साल के भीतर ले जाता है तो उसको नगर पालिका निधि से पेमेंट कर दिया जाता है। सिंपल यही बात होती है, सेम प्रोसेस ऊपर वाली है। इसमें आ जाते हैं 136 के अंदर। ये क्या कहता है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले हो। बहुत सारे लोग होते हैं उनको टैक्स नहीं चुकाना होता है या कुछ भी ऐसी बात होती है, माल्य बन जाते हैं, भाग जाते हैं। भाग सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना देश है, सही है। तो फिर अगर वो माल्य बनने की तैयारी है और अपने को पता चल रहा है माल्य बनने वाला ही है, तो बकाया राशि का बिल पेश किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंपल, पता है गड़बड़ करने वाला तो क्या करेंगे, बिल पेश करेंगे। बिल पेश किया आज, तो आज के आज अगर वो पेमेंट कर देता है तो ठीक है, अगर पेमेंट नहीं किया तो उसे डायरेक्टली ना तो उसको मांग का नोटिस देते हैं, उसको मांग का नोटिस नहीं दिया जाएगा, नहीं, और मांग का नोटिस तो जारी किया नहीं जाएगा, डायरेक्ट डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा डायरेक्टली। देखो
राशि तुरंत अगर उसने नहीं दी तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और उसकी जंगम व स्थावर संपत्ति को कुर्क और विक्रय कर लिया जाएगा। देखो, मांग का नोटिस में जारी नहीं किया जाता है और जो वारंट है वो भी अविलंब जारी किया जाता है। वारंट एंड टू एंड, जैसे कि वारंट जारी किया, कुर्क की और संपत्ति बेच दी, उसको तुरंत ही जारी करके तुरंत ही निष्पादित कर दिया भी जाता है, क्योंकि पता है भाई भाग जाएगा अगर मैं एक दिन भी लेट करूंगा तो। इसलिए सारा काम, सारी प्रोसेस, फुल प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्टली ये वाली प्रोसेस लागू कर दी जाती है। सॉरी। आ जाते हैं 137 पे, व्यावर्तियाँ। व्यावर्तियाँ जहाँ तक कंडीशन होती है कि अगर लेखन से संबंधित कोई त्रुटि हो जाती है, भाई कोई लिखने में गड़बड़ हो गई, एक दो चीज़ की ऐसा कुछ हो जाता है, या प्रारूप में छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो संपत्ति कुर्क की गई है, विक्रय की गई है, वो गलत हो जाएगी, अविधिमान्य नहीं होगी। और जिस बंदे ने वो काम किया है वो अतिचारी, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बड़ा दोषी बना दोगे या बड़ा कुछ कर सकते हो, नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, वो दोषी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये समझ लेना है कि लेखन की छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस बिना पर जो भी काम किए गए हैं वो गलत साबित नहीं किए जाएंगे, और जिसने किए हैं उसे भी गलत साबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ अप्लाई होती है। फिर आ जाते हैं 138 के अंदर, जो भी पेमेंट आप लेंगे उसके बदले आपको रसीद लेना कंपलसरी, आप रसीद लो भी, और नगर पालिका का अधिकार वो है, कर्तव्य कि वो रसीद देगा। तो एक्ट के अधीन किसी कर का भुगतान करने के बदले रकम प्राप्त करता, जिसने भी पैसे प्राप्त किए हैं, वो रसीद उपलब्ध कराएगा, और रसीद में रकम और कर दोनों का उल्लेख कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल बात है कि आपने पेमेंट किया है तो उसके बदले आप अपनी रसीद जरूर लेवे। फिर बात करते हैं धारा नंबर 139 की, वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। ये क्या होता है? देखो, मान लो कुर्क व विक्रय या वसूली करने में विफल हो जाते हैं कौन? सीएमओ साहब। भाई वो भाग जाता है, या वो उसके पास इतना है ही नहीं कि वो वसूल दे सके, या कहीं गायब हो जाता, पकड़ नहीं पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो सीएमओ साहब कुछ नहीं करेंगे, सीएमओ साहब कोर्ट में जाकर केस कर देंगे उसके किसके खिलाफ? डिफॉल्टर के खिलाफ। जो पेमेंट का डिफॉल्टर है उसके खिलाफ डायरेक्टली केस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? सीएमओ साहब के पास। ये पावर किसके पास है? सीएमओ जी के पास है, नगर पालिका नहीं, सीएमओ साहब करते हैं उसके बिना पर। फिर आते हैं लास्ट 140, कौन सा? 140। ये क्या है? करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। ये क्या होता है? मान लो किसी भूमि या भवन पर टैक्स लेना है, चाहे वो भवन भूमि हो, चाहे जंगम संपत्ति हो, कैसे भी हो, अगर उस पर पेमेंट लेना है, और उसका जो दायी व्यक्ति है वो कौन होगा? या तो स्वामी होगा या अधिभोगी होगा, जो उसका पेमेंट, भाई पेमेंट कौन करता है टैक्स का? या तो स्वामी खुद करेगा, या फिर जो उसका यूज ले रहा है वो करेगा। मेनली किस पर होता है? जो अपन किसी के घर पे गए और वो वहाँ जो आदमी बैठा हुआ मिलेगा उसी को अपन मालिक समझते हैं मेनली। तो नगर पालिका वालों को थोड़ी पता है कि जो अंदर बैठा है या जो उस मकान को यूज में ले रहा है वो मकान मालिक नहीं है। तो पहली नज़र में उनको जो दिखाई देता है उसी से टैक्स वसूल किया जा सकता है। मान लो अधिभोगी 1 वर्ष से अधिक टाइम से उस घर का उपभोग कर रहा है तो उससे टैक्स लिया जा सकता है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई किराएदार, मान लो अधिभोगी का मतलब अगर ये तो स्वामी हो सकता है खुद कि भाई मैं अपने घर का उपयोग खुद ही कर रहा हूँ, तो वो तो स्वामी और स्वामी बराबर हो जाएगा। और या फिर मैं खुद नहीं कर रहा, मैंने किराएदार रख रखे हैं उस मकान में, तो क्या होगा? तो अगर किराएदार 1 साल से कम टाइम से रह रहा है उस मकान में तो उस कंडीशन में तो वसूल नहीं किया जाएगा, अगर कम रह रहा है तो। और 1 साल से अधिक टाइम हो गया उसको वहाँ रहते हुए तो उससे टैक्स वसूल किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ याद रखनी है आपको 140 तक। ठीक है, एक बार रिकेप करवा दो फटाफट अपन जो पढ़ा है। ठीक है, देखो 130 में अपन ने पढ़ा मांग का नोटिस। बिल आएगा, बिल आने के 15 दिन के भीतर अगर अपन ने पेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में नगर पालिका या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा मांग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन 131, ये क्या है? किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है? तो अपन ने मांग का नोटिस जारी किया और 15 दिन के अंदर ना तो वो पेमेंट दे रहा है, ना कारण बता रहा है, ना फिर अपील कर रहा है 121 के तहत, तो जो व्यक्ति है उसे डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है। उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है और कुर्क करने के बाद उसे बेच दिया जाता है। वारंट पर साइन किसके होते हैं? तो सीएमओ साहब के होते हैं। चल संपत्ति है तो सीएमओ साहब नोटिस जारी करेंगे और 5वीं अनुसूची का जो प्रारूप है उसके हिसाब से नोटिस जारी किया जाता है या वारंट जारी किया जाता है। और अगर अचल संपत्ति या फिर स्थावर संपत्ति हो तो नगर पालिका के द्वारा वारंट जारी किया जाता है और उसका प्रारूप जो उसके मर्जी आएंगी वो वाला प्रारूप यूज कर लेता है। 3 वर्ष तक अगर आप वारंट जारी करके पेमेंट नहीं वसूल करते हो तो 3 वर्ष बाद आप वारंट जारी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको जो पेमेंट वसूल करना है वो सारा राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करना होगा। नगर पालिका के भीतर अगर आपको वसूल करना है पेमेंट तो आप वारंट जारी करके नगर पालिका कोई भी अधिकारी ये काम कर पाएगा। लेकिन अगर नगर पालिका के बाहर आपको करना है और नगर पालिका के बाहर नगर पालिका में ही करना है तो उस नगर पालिका के सीएमओ साहब को आप लिख कर भेजोगे, या फिर अगर किसी गाँव में उसकी ज़मीन है और वहाँ से उसके कुर्क करना है तो उस कंडीशन में वहाँ के तहसीलदार साहब ये काम आपको करके देंगे। वो दोनों ही अपना ये सारा काम अपने अधीनस्थ को डेलीगेट कर सकते हैं। 132 क्या कहता है कि वारंट के निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता है।
सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाना होगा। खिड़की दरवाजे तोड़कर आप एंट्री कर सकते हो। अगर महिलाओं संबंधित कोई कक्ष है तो वहाँ पर आपको 3 घंटे पहले नोटिस देना होगा, उनको हटने का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद आप बल का प्रयोग कर पाओगे। 133 क्या कहता है, वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या रहेगी। तो 131 के तहत जो डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट घोषित किया जाता है, उसकी जंगम या स्थावर संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उस पर आप वो पूर्णतः विधिमान्य होगा, लीगल रहेगा। ठीक है। कुछ चीज़ों की कुर्की नहीं हो सकती, कौन कौन सी, पहनने वाले कपड़े, बिस्तर, खाना बनाने वाले बर्तन, आजीविका के साधन, किसान है तो उसके संबंधी साधन, और शिल्पी है तो उससे संबंधित जो औजार वगैरह है वो। जंगम संपत्ति की कुर्की करनी है तो कुर्की करते टाइम सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप कुर्की कर रहे हो वो पैसा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको 500 वसूल करना है तो आप 5000 की कुर्की नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वो आपको उस तरीके से करनी है ताकि आपका खर्चा निकल जाए, ज़्यादा पेमेंट शेष ना रहे। ठीक है। तो इसका आइडिया आपको लगा के रखना होता है। इसके बाद कुर्की जो अधिकारी है, जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, उसकी एक लिस्ट बनाएगा। किसके हिसाब से, तो 6ठी अनुसूची के हिसाब से वो काम करता है। और जो अधिकारी है वो डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट को 6ठी अनुसूची के प्रारूप में ही लिखित नोटिस जारी करता है। फिर बात करते हैं स्थावर संपत्ति कुर्की। तो डिफॉल्टर है वो अगर संपत्ति कुर्क कर ली गई है तो उसके बाद संपत्ति को ना तो बेच सकता है, ना अंतरण कर सकता है, ना प्रभावित कर सकता है। कुर्की का ऑर्डर या तो ढोल बजाकर या फिर उसका क्या है, एक नोटिस चिपका दिया जाता है। कहाँ पर, अगर डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट के जहाँ संपत्ति है या जो भवन है वहाँ पर चिपकाया जाएगा, और एक नगर पालिका कार्यालय पे चिपकाया जाएगा। लेकिन यदि संपत्ति राज्य सरकार को कुछ राजस्व प्रदान कर रही है, प्राप्त कर रही है, तो उस कंडीशन में जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर भी एक नोटिस चिपकाया जाएगा। फिर कुर्की के बाद क्या होता है, तो अगर किसी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है तो सीएमओ साहब की लिखित परमिशन के बिना उस संपत्ति को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही उसके पर प्रभार घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो नगर पालिका इस सारी चीज़ों को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है। 134 आ जाता है, वो क्या कहता है, विशेष मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय। तो किन किन संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है, तो शीघ्र से नष्ट होने वाली संपत्ति का, या फिर एक संपत्ति जिसका मेंटेनेंस नगर पालिका को बहुत भारी पड़ रहा है। तो उन दोनों ही कंडीशन में सीएमओ साहब क्या करेंगे, डिफॉल्टर को एक विक्रय का आशय का नोटिस जारी करते हैं और उसको बेच देते हैं। अगर वो बिक नहीं रही है तुरंत तो उसकी पब्लिक बिडिंग कर दी जाती है, और जो पैसा प्राप्त होता है उसमें जो वसूलनीय राशि है वो और जो खर्चा है वो अपने काट लेती है, और काटने के बाद जो राशि बचती है उसे नगर पालिका निधि में जमा करा दी जाती है, और एक नोटिस बनाकर डिफॉल्टर को दे दिया जाता है। डिफॉल्टर अगर उस राशि का दावा एक वर्ष के भीतर पेश कर देता है तो नगर पालिका निधि से उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अगर नहीं करता है तो वो राशि कहाँ चली जाती है, नगर पालिका की संपत्ति बन जाती है। 135 नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय करना है तो जो वारंट अधिकारी है वो वहाँ के या तो सीएमओ साहब को या फिर तहसीलदार साहब को क्या कर देता है, वो वारंट भेज देता है और उनको कह देता है कि भाई साहब हमें ये जो संपत्ति है उसको कुर्क और विक्रय करके दो। फिर वो क्या करता है, वो कार्य करते हैं, विक्रय करते हैं। उसके बाद अपना खर्चा तो अपने पास रख लेते हैं, जो खर्चा हुआ है उनका, और बाकी जो पेमेंट है सारा का सारा मेन वाले उनको मेन सीएमओ साहब जी को भेज देते हैं। और वो क्या करते हैं फिर, तो मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर कि भाई जो अपना वसूलने राशि है वो तो ले लेते हैं, और बाकी जो पेमेंट बचता है उसको नगर पालिका निधि में डाल देते हैं। 1 वर्ष तक अगर वो राशि का दावा कर देता है तो उसे दे देते हैं, नहीं करता है तो वो नगर पालिका संपत्ति बन जाती है। 136 क्या कहता है, तो उन व्यक्ति के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जाएगी जो नगर पालिका छोड़ने की, यानी जो माल्या बनने की तैयारी में, उनको कुछ नहीं करेंगे, सीधा बिल पेश करेंगे, तुरंत राशि जमा कराने को बोलेंगे, कोई मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, वारंट भी एविलम जारी करके हैंड टू हैंड लागू कराया जाएगा और उसकी संपत्ति को कुर्क करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, यही बात है कि बिल पेश किया जाएगा, राशि तुरंत मांगी जाएगा, नहीं देगा तो डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, जंगम स्थावर संपत्ति को कुर्क करेंगे और बेच देंगे, मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और वारंट भी एविलम जारी किया जाएगा और निष्पादित कर लिया जाएगा। 137 क्या कहता है, व्ययवर्तियाँ। अगर लेखन में कोई त्रुटि हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुर्क की गई है, विक्रय की गई संपत्ति है वो गलत हो जाएगी, या फिर जिसने किया है कुर्क और विक्रय वो भी गलत हो सकता है। नहीं, दोनों ही किसी भी तरीके से लेखन त्रुटि के मामले में गलत साबित नहीं किए जा सकते। 138 में जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी रसीद लेना आपका अधिकार है। तो इस एक्ट के तहत आप कोई भी कर का भुगतान कर रहे हो तो उसकी रसीद आप आराम से प्राप्त करोगे, कोई टेंशन नहीं है। 139 में वाद लाने की अनुकल्पिक शक्ति, ये क्या होता है, तो भाई सीएमओ साहब ने पूरे दिमाग के घोड़े चला लिए लेकिन वो उससे पैसा वसूल नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में सीएमओ साहब जाएंगे कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस कर देंगे। 140 करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। सिंपल बात ये है कि भाई जो टैक्स है वो मेनली किससे वसूल किया जाएगा, सिंपल है भाई, मैं गया किसी घर में जाके देखा भाई साहब कोई आदमी है और वो वहाँ रह रहा है, तो मैं उसी से वसूल करूँगा, चाहे वो किराएदार हो चाहे उसका मकान मालिक हो। मकान मालिक है तब तो उसकी गारंटी, अगर किराएदार है तो उस कंडीशन में अगर वो 1 साल से अधिक टाइम से दे रहा है तो वो टैक्स देगा, अगर वो 1 साल से अधिक टाइम से नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में मकान मालिक की टैक्स देगा। बात खत्म।
ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो आज आपकी क्लास हमारी यही समाप्त होती है। 40 मिनट हो गए लगभग आज की क्लास को। थोड़ा सा गले में समस्या है, खांसी है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए सॉरी। आगे क्लास कंटिन्यू रखूँगा मैं। थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना है, तो ठीक है, ऐसा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम आपके लिए खुला हुआ है, आप जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक ने डिमांड की थी पॉलिटी के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे को कोई साथी मिलता है तो ज़रूर मैं उससे कांटेक्ट करूँगा और आपके लिए वो क्लासेज भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और भी आपकी कोई भी छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी हो, आप आराम से शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हमारी क्लास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्लासें अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसके नीचे कमेंट ज़रूर करें, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अगली क्लास लाने में थोड़ी सहायता मिलती है, तो कर दिया करो, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें, सब्सक्राइब भी करें। और अच्छी ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेंगे। मुझे ग्रोथ से इतनी वो नहीं है, पर हाँ, ऐसा है कि मेरे बैच में से अच्छे का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। बहुत सारे साथी ऐसे होने चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ से निकले, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, एक थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग आएगी, तो वो ज़रूरी है मेरे लिए। बाकी सब देख लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड नाइट।